अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अस्का साकिब और आज हम तारीख की इन सच्चाइयों पर रोशनी डालते हैं जो अक्सर धुंधला दी जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हुक्मरान की जिसका नाम जुल्म, खूनरेजी और तबाही के साथ जुड़ा हुआ है। हलाकू खान। हलाकू खान 1217 ईस्वी में पैदा हुआ। वह मंगोल सल्तनत के बानी चंगेज खान का पोता और तोली खान का बेटा था। तारीखी मवाद से हमें पता चलता है चंगेज खान की मौत के बाद मंगोल सल्तनत कई हिस्सों में तकसीम हो गई, लेकिन इनके वारसों ने फतवात जारी रखी। 1215 में मंगोल हुक्मरान मंगू खान ने हुलाको खान को हुक्म दिया कि वो मगरबी एशिया में अपनी हुकूमत को वसअत दे और अब्बासी खिलाफत को खत्म करे। इस मुहिम में इसके साथ हजारों खूनहार जंगजू शामिल थे, जो पूरे इलाके में मौत और तबाही की अलामत बन गए। 1258 में हलाकू खान ने इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े और तारीखी शहर बगदाद पर हमला किया। अब्बासी खलीफा अल-मुस्तासिम के पास एक ताकतवर फौज थी, लेकिन वो अंदरूनी साजिशों और गफलत का शिकार थे। हलाकू ने बगदाद को चारों तरफ से घेर लिया और 2 हफ्ते तक शहर पर मुसलसल हमले किए। जब शहर गिर गया तो मंगोल फौज ने जो कुछ किया वो तारीख की बदतरीन तबाही में से एक थी। कहा जाता है कि इस हमले में 8 से 10 लाख लोग मारे गए। बगदाद की गलियां लाशों से भर गईं और खून दरिया की तरह बहने लगा। हलाकू के हुक्म पर बगदाद की मशहूर बैतुल हिकमत को जला दिया गया, जहां दुनिया की नायाब तरीन किताबें और इल्मी खजाने मौजूद थे। दरिया में इतनी किताबें फेंकी गईं कि इसका पानी तक स्याह हो गया। अब्बासी खलीफा अल-मुस्तासिम को हलाकू के सामने लाया गया। बाज़ तारीखी रिवायात के मुताबिक इसे कालीन में लपेटकर घोड़ों के नीचे रोंद दिया गया ताकि खून न बहे, क्योंकि मंगोलों का अकीदा था कि बादशाह का खून जमीन पर नहीं गिरेगा। कहा जाता है कि बगदाद के कई उलमा, दरवेश और आम लोग हलाकू के हमले से पहले ही अजीब ख्वाब देख रहे थे। कुछ लोगों ने ख्वाब में देखा कि शहर के दरवाजे खुद ब खुद खुल रहे हैं और एक स्याह साया अंदर दाखिल हो रहा है, और कुछ ने देखा कि दरिया का पानी सुर्ख हो गया है और परिंदे खौफ से चीख रहे हैं। ये ख्वाब दरअसल इस तबाही का इशारा थे जो बगदाद पर मंडला रही थी। कुछ लोगों ने इस ख्वाब की तबीर करने की कोशिश की, मगर कोई भी इसके आने वाली आफत को रोक नहीं सका। हलाकू खान की बीवी दोकोस खातून एक ईसाई थी और इसका हलाकू खान पर गहरा असर था। यही वजह थी कि बगदाद में ईसाइयों को कत्ल से बचा लिया गया, जबकि मुसलमानों का कत्ल आम किया गया। कहा जाता है कि दोकोस खातून ने हलाकू को बगदाद में मजीद जुल्म करने पर उकसाया और इसके फैसलों पर असरअंदाज हुई। दोकोस खातून एक मंगोल शहजादी थी जो क्राइत कबीले से ताल्लुक रखती थी। क्राइत कबीला मंगोलों के ताकतवर कबीलों में शुमार होता था। दोकोस खातून की शादी दरअसल एक सियासी इतिहाद था। मंगोल सल्तनत में मुख्तलिफ कबाइल के साथ इतिहाद बनाने के लिए शादियां आम थीं। दोकोस खातून की शादी पहले तोली खान के किसी करीबी रिश्तेदार से हुई थी, मगर जब वो शख्स फोत हो गया तो दोकोस खातून की शादी हलाकू खान से करा दी गई। ये शादी इसलिए भी अहम थी क्योंकि क्राइत कबीला चंगेज खान का इत्तेहादी था। हलाकू खान की फौजी महमात में दोकोस खातून हमेशा इसके साथ रहती थी। इसने हलाकू की कई पॉलिसियों पर बराह रास्त असर डाला। 1258 में बगदाद की तबाही के बाद हलाकू खान ने अपनी फतवात जारी रखी। वो शाम और फलस्तीन की तरफ बढ़ा और इसका अगला हदफ मिस्र की ममलूक सल्तनत थी, जो इस वक्त इस्लामी दुनिया की एक मजबूत कुव्वत बन चुकी थी। हलाकू ने शाम के कई शहरों को तबाह किया, मगर जब इसकी फौज 1260 में मिस्र के खिलाफ रवाना होने लगी तो अचानक खबर मिली कि इसका बड़ा भाई मनकू खान मंगोलिया में फोत हो गया है। इसके जाने के बाद शाम में मौजूद इसकी फौज को ममलूक सुल्तान ने ऐन जलोत की जंग में बदतरीन शिकस्त दी। ये पहला मौका था जब मंगोल फौज को किसी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये शिकस्त हलाकू के लिए एक धचका थी। इसने अपने दुश्मनों से बदला लेने की कोशिश की, मगर हालात इसके हक में नहीं थे। मंगोल सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगी और इसके कई वफादार साथी भी इससे छोड़ने लगे। मंगू खान की मौत के बाद मंगोल हुक्मरानों के दरमियान इक़्तिदार की जंग शुरू हो गई और हलाकू खान को अपना लश्कर कम करके ईरान वापस जाना पड़ा। मौरखीन के मुताबिक हलाकू खान के आखिरी साल इंतहाई खौफ और बेचैनी में गुजरे। बगदाद पर हमले के बाद वो अक्सर रात को भयानक ख्वाब देखा करता था, जैसा कि मैंने पहले बयान किया। वो ख्वाब में इन लाखों बेगुनाह लोगों को देखता था जिन्हें इसने कत्ल किया, खास तौर पर बगदाद के मासूम शहरी, उल्मा, औरतें और बच्चे। कई बार वो नींद में चीखता हुआ जाग जाता और अपनी बीवी के पास जाता और कहता, ये मुर्दा लोग मेरे पास आकर चीखते हैं, वो मुझसे इंतकाम लेना चाहते हैं, मैं इन्हें दूर धकेलना चाहता हूँ मगर वो करीब आ जाते हैं। ये खौफनाक ख्वाब इतने शदीद हो गए कि हलाकू ने कई बार अपने खेमे में रात गुजारने से इनकार कर दिया। वो अक्सर खुले आसमान के नीचे सोने की कोशिश करता, मगर फिर भी वही भयानक ख्वाब इसका पीछा करते।
1265 میں جب ہلاکو خان ایران کے علاقے مراغہ میں تھا تو وہ ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس بیماری کے بارے میں مورخین مختلف رائے رکھتے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ ذہنی دباؤ اور خوف کے باعث شدید نفسیاتی بیماری کا شکار ہو چکا تھا۔ بغداد میں کیے گئے مظالم کے بعد اس کے اندر خوف بیٹھ چکا تھا جو اس کے جسم اور دماغ کو کھوکھلا کر رہا تھا۔ بعض تاریخی ذرائع کے مطابق ہلاکو کو دل کی بیماری ہو گئی تھی جو شاید مسلسل ذہنی دباؤ اور بے چینی کی وجہ تھی۔ کچھ روایات کے مطابق ہلاکو کے کچھ قریبی ساتھیوں اور درباریوں کا ماننا تھا کہ اس پر مقتولوں کی روحوں کی نحوست آ چکی تھی۔ بعض لوگوں نے اس پر جادو ہونے کا بھی شبہ ظاہر کیا۔ بالآخر 8 فروری 1265 میں ہلاکو خان ایران کے علاقے مراغہ میں 56 سال کی عمر میں مر گیا۔ ہلاکو کی لاش کو منگول رسم و رواج کے مطابق دفن کیا گیا۔ اسے ایران کے کسی نامعلوم مقام پر سپرد خاک کیا گیا تاکہ دشمن اس کی قبر کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ تھی ہلاکو خان کی کہانی، ایک بے رحم فاتح جو لاکھوں لوگوں کی موت کا ذمہ دار تھا مگر خود بھی ایک خوفناک انجام سے بچ نہ سکا۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ تاریخ میں ایسے ظالم حکمرانوں کو آخر کار سزا مل جاتی ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید تاریخی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ہوں ازکا ثاقب اور ہم جلد ایک اور حیرت انگیز تاریخی کہانی کے ساتھ واپس آئیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔